हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीमा खातून और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद नसीमा पर। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, इससे पहले मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ योजना आयोग से नीति आयोग, उड़ीसा में लो संसाधन। ठीक है, तो थोड़ा सा रिपीट करा देती हूँ कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में हुई थी। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है पंचवर्षीय योजना बनाना। ठीक है, नीति आयोग कब बना योजना आयोग के स्थान पर? वो बना 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है बॉम्बे प्लान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग के यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है सन 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। ठीक है, कब? 1944 में। किनका समूह इकट्ठा हुआ? उद्योगपतियों का समूह इकट्ठा हुआ। ठीक है, इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव रखा। जी, ये ग्रुप इकट्ठा हुआ। इस ग्रुप ने क्या कहा? इस ग्रुप ने कहा कि हम क्या करेंगे? नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। इसका इन्होंने क्या करा? प्रस्ताव रखा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद से इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है। तो आप लोग को बता देना है कि सन 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का प्रस्ताव रखा और इसी को बॉम्बे प्लान कहा जाता है या बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? इसका उद्देश्य क्या था बेटा? इसका उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए। ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या था कि जो सरकार है वो क्या करे? औद्योगिक और आर्थिक निवेश के अन्य क्षेत्रों में क्या करे? बड़े कदम उठाए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? इनका उद्देश्य क्या था? ये सब करने का, इकट्ठा होने का, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव रखने का इनका उद्देश्य यही था कि सरकार क्या करे? औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े बड़े कदम उठाए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना क्या होती है अभी मैंने बताया ना। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? हमारा नीति आयोग या फिर योजना आयोग। समझ में आ रहा है आप लोग को? पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना क्या होती है समझ लो आप लोग इस वीडियो में कि यह सोवियत संघ से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना किससे ली गई है? सोवियत संघ से ली गई है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है वो क्या है? उसको फूलों की टोकरी या उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि हमने क्या करा है? कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अलग अलग देशों से लिए हैं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से लिया है? सोवियत संघ से लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकार एक दस्तावेज तैयार करेगी। पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या है? इसमें सरकार क्या करेगी? एक दस्तावेज तैयार करेगी, एक पेपर तैयार करेगी जिसमें अगले 5 वर्ष की आमदनी और खर्चा की योजना होगी। जिसमें क्या होगी? आने वाले 5 सालों की आमदनी और खर्चे की बात की गई होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसकी प्लानिंग की गई होगी कि इतना इनकम हमें इन 5 सालों में आने वाला है और इतना पैसा हम इन चीजों पर खर्च करने वाले हैं। कि एजुकेशन पे इतना खर्च करने वाले हैं, हॉस्पिटल पे, स्वास्थ्य पे इतना खर्च करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से एक सरकार क्या करती है? दस्तावेज तैयार करती है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। ये इसमें कहा जाता है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो बजट होता है उसको कितने भागों में बांटा जाएगा? 2 भागों में बांटा जाएगा और इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इसी को क्या कहा जाता है? पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एक दस्तावेज होता है जिस पर कि आने वाले 5 सालों की आमदनी और खर्चा की योजना की गई होती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बजट अलग अलग 2 भागों में बांटा गया होता है। इसी को क्या कहा जाता है? पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वर्ड आया हमारा बजट। बजट को 2 भागों में बांटा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि बजट क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बजट। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बजट क्या होता है बेटा? बजट 2 प्रकार का होता है, एक तो योजना व्यय, एक गैर योजना व्यय। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को?
कैसा बजट होता है? एक तो योजना व्यय होता है, एक गैर योजना व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। क्या होता है व्यय का मतलब? खर्च। समझ में आ रहा है? व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। तो योजना और गैर योजना व्यय क्या मतलब क्या होता है? आप ये समझ लो। योजना व्यय क्या होता है? तय की गई प्राथमिकताओं पर खर्च किया जाता है। योजना व्यय क्या होता है? जो हमने प्राथमिकता तय की गई होती है कि शिक्षा पर इतना खर्च होगा, ठीक है, स्वास्थ्य पर इतना खर्च होगा, तो वो जो हमने तय किया है उस पर जो खर्च किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? योजना व्यय बोला जाता है, या फिर योजना खर्च बोला जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गैर योजना व्यय। गैर योजना व्यय किसे कहा जाता है? सालाना आधार पर प्रतिदिन का खर्च। प्रतिदिन का जो हमारा खर्च होता है उसको क्या बोला जाता है? गैर योजना व्यय बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? बजट दो प्रकार का होता है, योजना व्यय, गैर योजना व्यय। ठीक है, योजना व्यय क्या होता है? जो हमारी प्राथमिकता होती है उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है उसको योजना व्यय बोला जाता है। और जो हमारा सालाना आधार पर प्रतिदिन का जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैर योजना व्यय बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। आ गया समझ में? अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहली पंचवर्षीय योजना तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके 4 मार्क्स में आपके लिए एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रिपेयर करके जाना, अच्छे से तैयार करके जाना। इसमें अंतर पूछ लेता है कि पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर था। ठीक है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, पंचवर्षीय योजना तो आप लोग को समझ में आ गया कि 5 सालों के लिए जो एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसमें सारी आमदनी और खर्चा लिखा होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें अंतर क्या था? जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें क्या अंतर था? ठीक है, ये हम करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। तो इसका जो टाइम पीरियड था, इसका जो काल था, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1952 से 57 तक, क्योंकि जो हमारे प्रथम आम चुनाव हुए थे बेटा वो कब हुए थे? 51 से 52 के बीच में हुए थे। ठीक है, तो हमारी 52 से पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और कितने सालों के लिए होती है? 5 सालों के लिए। तो 52 से 57 तक क्या था इसका समय था? ठीक है, 5 साल। ठीक है, इसका काल था। उसके बाद से ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका टाइम पीरियड कब से शुरू होगा? उसका 57 से शुरू हुआ, तो 57 से 1957 से 1962 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका काल था। उसके बाद से पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? उद्योग पर आधारित थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद से ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसको किसने तैयार किया था? के एन राज ने। किसने तैयार किया था? के एन राज ने। अर्थशास्त्री कौन थे? के एन राज थे। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके अर्थशास्त्री कौन थे? पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अर्थशास्त्री कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहली कृषि पर आधारित थी, दूसरी उद्योग पर आधारित थी। पहले के किसने तैयार किया था? के एन राज ने तैयार किया था। दूसरी को किसने किया था? पीसी महालनोबिस ने किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि धीमी गति से विकास। इसमें कहा गया था कि हमें धीमी गति से विकास करना है। क्यों? क्योंकि हम उस समय नए नए आजाद हुए थे, भारत तभी आजाद हुआ था, तो भारत को क्या करना था? धीरे धीरे से विकास करना था। लेकिन जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें क्या कहा गया था? तेज गति से विकास। क्या अब हमें धीमी गति से नहीं, अब हमें तेज गति से विकास करके हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी गरीबी गरीबी को दूर करना पड़ेगा। मतलब कि जल्दी से जल्द हमें एक विकसित देश बनना है। ठीक है, विकास की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो इसे तेज गति से विकास इसमें कहा किया गया था। उसके बाद में इसमें किस चीज पर ध्यान दिया गया था? इसमें ध्यान दिया गया था गरीबी पर, यानी कि गरीबी से निकालना। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी से निकालना। इसका क्या था? औद्योगिकरण पर ध्यान देना। इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण पर ध्यान देना। समझ में आ रहा है आप लोग को कि इसका इसका उद्देश्य था कि गरीबी से निकालना लोगों को, क्योंकि हम बहुत बुरी थे, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तहस नहस हो चुकी थी। उसके बाद से दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि इन्होंने फिर किस पर ध्यान दिया? औद्योगिकरण पर ध्यान दिया कि जिस ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हम उद्योग वगैरह लगाएंगे, जिससे क्या होगा? लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद से इसमें क्या काम किया गया? इसमें काम किया गया भूमि सुधार पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया? भूमि सुधार पर। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया था? भूमि सुधार पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन चीजों पर ध्यान दिया गया था? रेलवे, बिजली, इस्पात। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद से इसमें क्या किया गया था? एक सेकंड, इसमें क्या किया गया था बेटा? बांध और सिंचाई।
इन पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि भूमि से रिलेटेड काम करना था। तो भूमि में यानी कि कृषि आधारित थी, तो कृषि आधारित थी तो क्या करना था हमें, कृषि के लिए बांध वगैरह, सिंचाई के साधन वगैरह क्या करना था, हमें निर्माण करवाना था। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या किया था, देशी उद्योगों को संरक्षण, इसमें क्या किया गया था, जो हमारे उद्योग थे उनका संरक्षण, उनको बचाना था। संरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षा। उसके बाद से इसमें भाखड़ा नागल परियोजना, प्रथम जो हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसमें क्या कौन सी परियोजना की गई थी, भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद से इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वगैरह भारत को मिले और भारत अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्ध करे। समझ में आ रहा है। इसमें भाखड़ा नागल परियोजना की गई थी, इसमें क्या करा गया था, आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, टैक्स वगैरह लगाए गए थे। ठीक है, समझ में आ गया। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर था, एक बार फिर से मैं बताती हूँ। इसका जो टाइम पीरियड था वो 52 से 57 तक था। ये पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। केएन राज इसके अर्थशास्त्री थे। धीमी गति से विकास करना इसका उद्देश्य था। गरीबी से निकालना ये इनका उद्देश्य था। भूमि सुधार पर इन्होंने जोर दिया था। बांध और सिंचाई जैसे कार्य किए थे इन्होंने। भाखड़ा नागल परियोजना इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 57 से 62 तक थी। ये किस पर आधारित थी, उद्योग पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस इसके अर्थशास्त्री थे। तेज गति से विकास करना इसका उद्देश्य था। औद्योगिकरण पर ध्यान देना था। रेलवे बिजली इस्पात का निर्माण करवाना था। देशी उद्योगों का संरक्षण कराना था, यानी उनको सुरक्षित करना था। और आयात पर भारी शुल्क लगाया था। ठीक है, समझ में आ गया। अंतर आएगा तो कर दोगे ना, 4-4 पॉइंट भी लिख दोगे तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें भी कभी कभी अंतर पूछ लेता है, पूंजीवादी मॉडल क्या होता है, समाजवादी मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो पूंजीवादी मॉडल में पहले पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। पूंजीवादी मॉडल क्या होता है, निजीकरण को महत्व देता है। यहाँ पर क्या होता है, निजीकरण को महत्व देता है। मैं आप लोगों को ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है, सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, निजीकरण को महत्व देता है। अमेरिका ने इसको अपनाया है। अमेरिका आप लोगों को पता है, जब हमने पढ़ा होगा शीत युद्ध, तो उसमें हमने विचारधारा की लड़ाई के बारे में तो पढ़ा था कि अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी, सोवियत संघ की विचारधारा समाजवादी थी। ठीक है, तो अमेरिका ने इसको अपनाया। उसके बाद से इसमें किस पर जोर दिया जाता है, प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाता है। ठीक है, कंपटीशन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से इसमें क्या होता है, मजदूरों का शोषण होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, गरीबों को शोषण होता है। जो गरीब होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अमीरों को फायदा होता है। अमीर क्या होते जाते हैं, और अमीर होते जाते हैं, और गरीब क्या होता है, और गरीब होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मजदूरों का शोषण होता है। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होती है। कैसी अर्थव्यवस्था होती है, बाजार मूलक, यानी कि बाजार पर डिपेंड होती है। सरकार किस पर डिपेंड होती है, पूरी तरीके से टैक्स पे डिपेंड होती है। ठीक है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होती है। उसके बाद से वैश्वीकरण व बाजार व्यापार पर ध्यान देना। इसमें किस पर ध्यान दिया जाता है, वैश्वीकरण पर। ठीक है, वैश्वीकरण पे, व्यापार पर इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। व्यापार ये कहते हैं ज्यादा से ज्यादा व्यापार करो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था और अच्छी होती जाएगी, जीडीपी क्या होती जाएगी, और अच्छी होती जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद से इसमें क्या है, समाजवादी मॉडल अब हम पढ़ेंगे कि समाजवादी मॉडल में क्या किया जाता है। समाजवादी मॉडल, इसमें हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, निजी स्वामित्व का विरोध। इसमें क्या होता है, पूंजीवादी में निजीकरण को महत्व दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, निजी स्वामित्व का विरोध किया जाता है। इसमें गलत माना जाता है कि निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, कुछ भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सब कुछ कैसे होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए। सब कुछ किसके अंडर में होना चाहिए, सरकार के अंडर में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद से इसमें हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है, सोवियत संघ ने अपनाया। इसको किसने अपनाया, सोवियत संघ ने अपनाया है। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो तीसरा पॉइंट है, समानता पर बल। ये जो समाजवादी मॉडल है किस पे ध्यान देता है, समानता पे ध्यान देता है, इक्विलिटी पर ध्यान देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सबको बराबर मानते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। ठीक है, उसके बाद से इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राज्य का स्वामित्व। यहाँ पर सब कुछ किसके हाथ में होता है, राज्य के हाथ में होता है। राज्य का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल की भाषा में सरकार, यानी कि सब कुछ किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। सब चीज का मालिक कौन होती है, सरकार होती है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राज्य द्वारा नीति निर्माण। ठीक है, जो भी नीतियां वगैरह होती है, जो पॉलिसीज वगैरह होती है, उसको कौन बनाता है, सरकार बनाती है। अभी मैंने बताया ना, राज्य का मतलब है सरकार। ठीक है, तो जो भी नीतियां वगैरह होती है वो कौन बनाता है, सरकार बनाता है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेहरू जी समाजवादी के समर्थक थे। ठीक है,
नेहरू जी जो थे वो हमारी कौन सी विचारधारा के समर्थक थे? समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? पूंजीवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल। अगर अंतर आएगा तो अंतर कर देना, एक मॉडल पूछेगा तो अच्छे से एक एक पॉइंट लिख के डिफाइन कर देना। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केरला मॉडल। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? केरला मॉडल। अब केरला मॉडल समझ लो, ये भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा पॉइंट है केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को केरल मॉडल? कि केरल में जो भी विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया था उसी को क्या कहा जाता है? केरल मॉडल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को कि विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया था उसी को क्या कहा जाता है? केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि सुधार, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, किस पर ध्यान दिया गया था? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, भूमि सुधार पर, गरीबी उन्मूलन पर, इन सब चीजों पर इसमें ध्यान दिया गया था। उसके बाद से इसमें क्या है, ये केरल के बारे में बात की गई है कि केरल में क्या है, 100% साक्षरता है। यहाँ पर लोग क्या 100% पढ़े लिखे हैं, 100% साक्षर है, एजुकेटेड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? केरला मॉडल क्या था? विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया था उसी को केरल मॉडल कहा जाता है। ठीक है, इसमें किन किन चीजों पर बात की गई थी? स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि सुधार, खाद्य, गरीबी उन्मूलन। समझ में आ रहा है? इन सब चीजों पर बात की गई थी, इन्हीं को क्या कहा जाता है? केरल मॉडल कहा जाता है। और केरल क्या है, केरल में लोग जो है वो क्या है, 100% एजुकेटेड है। ठीक है, इतना सही था केरल मॉडल। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, यानी कि निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि निजी क्षेत्र वर्सेस सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसमें मैं आप लोग को बताऊंगी हमारे भारत के बारे में, पहले भी ये टॉपिक करा चुके हैं आप लोग को। यहाँ पर थोड़ा डायग्राम से समझाया गया है कि आजाद भारत के समक्ष विकास के मॉडल, जो हमारा आजाद भारत था उसके सामने विकास के कितने मॉडल थे? तो 2 मॉडल थे। आप लोग को पता ही है, 2 विचारधारा थी, कौन कौन सी? पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा। अब भारत में दोनों को मानने वाले थे, कुछ लोग पूंजीवादी को मानने वाले थे, कुछ लोग समाजवादी को मानने वाले थे। तो भारत ने क्या करा, दोनों में से कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजों को उठा लिया और एक क्या बना ली, मिश्रित अर्थव्यवस्था बना ली। ठीक है, समझ में आ गया? तो निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र ये आएगा, तो इस तरीके से डायग्राम बना के आप समझा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद से नीचे चलते हैं। इसमें हमारा पॉइंट है कि खेती, किसानी, व्यापार और उद्योग का एक बड़ा भाग निजी हाथों में। ठीक है, जो खेती है हमारी, जो किसानी है, व्यापार है, जो उद्योग वगैरह है, वो कहाँ, वो प्राइवेट है। ठीक है, सबके क्या प्राइवेट है। भारत में देखा सबके अपने अपने खेत हैं, लोग अपने अपनी कृषि करते हैं। व्यापार के लिए कोई आपको पर बाधा नहीं, आप आराम से व्यापार करो, कुछ भी चीजें बेचो, खरीदो। ठीक है, तो ये क्या है, सब निजी हाथों में, प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हमारा कि भारी उद्योग, व्यापार का नियमन और कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप राज्य के हाथों में। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? व्यापार का नियमन का मतलब है व्यापार के जो नियम वगैरह है वो कौन बनाता है? हमारा राज्य बनाता है। राज्य का मतलब क्या है? सरकार। ठीक है, तो ये क्या, व्यापार के नियम बनाना सरकार के हाथ में, कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप करना आराम से सरकार कर सकती है। भारी भारी जो बिजनेस होते हैं, उद्योग होते हैं, वो किसके हाथ में होते हैं? सरकार के हाथ में होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये बताया गया। उसके बाद से इस मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी व वामपंथी ने की है। जो ये मॉडल है इसकी क्या करी है, जो दक्षिणपंथी है, वामपंथी, दोनों ने क्या करी, इसकी आलोचना की है। क्यों आलोचना की है? क्योंकि हमने क्या क्या है, कुछ समाजवादी मॉडल से लिया है, कुछ पूंजीवादी मॉडल से लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं उन्होंने, आलोचकों ने क्या कहा है। तो आलोचकों ने कहा है कि सरकार ने निजी क्षेत्रों को ज्यादा जगह नहीं दी, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा जगह नहीं दी है, सब कुछ सरकार ने क्या करा, अपने अंडर में रखा है। ठीक है, तो ये किसने कहा, ये आलोचकों ने कहा है। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या कहा है, 2-3 पॉइंट है वो समझ लो कि क्या क्या उन्होंने आलोचना की है इस बारे में। उन्होंने जो परमिट प्रणाली है उसकी आलोचना की है, बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं रही, ये कहा है कि जैसे कि अब क्या हुआ है कि सब कुछ सरकार के हाथ में आ गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने क्या करा था, संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी। तो संरक्षणवाद की नीति का मतलब क्या होता है कि अपने ही देश में प्रोडक्ट को बनाना और अपने ही देश में बेचना। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, देश का पैसा देश में ही रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है ना प्रोडक्ट की, जो उत्पाद की क्वालिटी होती है उसमें कमी आती जाती है, और जो उसकी मांग, जो इसकी कीमत होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है।
तो सरकार ने ऐसे प्रणाली को अपनाया था जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन है वो क्या हो रही है, वो नहीं हो पा रही है, वो कम होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद से भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये मॉडल अपनाने की वजह से क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और निवेश के लिए लाइसेंस प्रणाली, अगर आपको कुछ बेचना है, मतलब कि निवेश करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। तो इन सब चीजों को क्या करा है, इन सब चीजों को, इन सारी बातों को किसने कहा है, आलोचकों ने कहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद से इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हरित क्रांति। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चलते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है, नाम से कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर चलो हम पढ़ते हैं। क्या इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, खाद्यान्न संकट के कारण देश पर भारी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। खाद्यान्न संकट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लो। खाद्यान्न संकट का मतलब होता है जब खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, खाद्यान्न संकट बोलते हैं। ठीक है, तो खाद्यान्न संकट की वजह से क्या हुआ था कि देश के ऊपर काफी दबाव पड़ गया था। ठीक है, बाहरी दबाव पड़ने लगा था, क्योंकि अगर हमारे देश में खाने पीने की कमी होगी तो हम क्या करेंगे, दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे ना, तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे ऊपर दबाव डालेंगे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो गया था। ठीक है, भारत क्या हो गया था, विदेशी खाद्य पर क्या हो गया था, निर्भर हो गया था। क्योंकि भारत में तो खाद्य संकट हो गया था, तो भारत को तो दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा कि दूसरे देश हमारी सहायता करेंगे तो हमारे देश में क्या होगा, खाद्यान्न, वो खाने पीने की वस्तुएं आएंगी। उसके बाद से खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका पर जो हम निर्भर हुए थे खाद्य सहायता के लिए, वो किस पर हुए थे, अमेरिका पर, यूएसए पर सबसे ज्यादा हम क्या हो गए थे, निर्भर हो गए थे। किन चीजों के लिए, खाने पीने की वस्तु के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका ने इसके बदले में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने पर जोर दिया। भारत ने क्या कहा, क्या अगर वो हमारी सहायता करेगा, लेकिन हमें उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, आर्थिक नीतियों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, भारत को क्या करना पड़ेगा उसके बदले में, आर्थिक नीतियों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। भारत ने क्या करा, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि अगर कभी बाई चांस ऐसा होता है कि खाद्यान्न संकट पड़ता है, तो उसके लिए हमें कुछ ना खाद्य सुरक्षा तो करनी पड़ेगी ना, ताकि आगे चल के कभी खाद्यान्न संकट ना हो। तो उसके लिए हमने क्या करी, एक नई रणनीति को अपनाया। क्या करा, एक नई रणनीति को अपनाया। ठीक है, जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़ रहे थे, तो सरकार ने शुरू में उनको ज्यादा सहायता देने के लिए नीतियां अपनाई थी। जो नई रणनीति अपनाई उसमें क्या किया कि जो लोग पिछड़ रहे थे, चाहे वो किसान हो चाहे वो इलाके हो, और खेती के मामले में अगर वो पिछड़ रहे तो सरकार ने क्या करा, उनकी सहायता करने के लिए नीतियां अपनाई। ठीक है, कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, खेती करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न, ठीक है, खाद्यान्न होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है, बाद में सरकार ने इस नीति को छोड़ दिया। बाद में सरकार ने क्या करा, इस नीति को छोड़ दिया, क्योंकि जो पहले से ही जो लोग पिछड़े हुए हैं, अब उन पे ध्यान दोगे तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सरकार ने क्या करा, इस नीति को छोड़ दिया। जो पिछड़े हुए लोग थे उन पर ध्यान देना थोड़ा बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सरकार ने अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे। समझ में आ रहा है, सरकार ने उन इलाकों पर अब पैसा खर्च करने के लिए, संसाधन खर्च करने का सोचा जहां पर क्या था, सिंचाई सुविधा पहले से ही अवेलेबल थी, उपलब्ध थी। ठीक है, और जहाँ के किसान कैसे थे, समृद्ध थे। समझ में आ रहा है आप लोग को कि सरकार ने किस पर ध्यान दिया, सरकार ने ध्यान दिया ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पर सिंचाई सुविधा अब मौजूद थी और वहाँ के किसान भी कैसे थे, समृद्ध थे। यानी कि पैसों की कमी वमी कुछ थी नहीं वहां पर, थोड़ी बहुत सरकार की सहायता उनको चाहिए थी जिससे कि खाद्यान्न सुरक्षा हो सके। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद से इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम है वह कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ने में सहायक हो सकते हैं। जब ये नीति, जो पहले नीति अपनाई थी उन्होंने कि जो पिछड़े हुए उन पर ध्यान देंगे, लेकिन फिर उन नीति को छोड़ दिया, उन्होंने किस पर ध्यान दिया, जो समृद्ध है। तो इसमें अब लोगों ने विरोध किया, तो फिर सरकार ने क्या दलील दी, सरकार ने कहा कि अगर हम उन पर ध्यान देंगे जो सक्षम नहीं है, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, तेज रफ्तार से
अपने उत्पादन को बढ़ा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम उन लोगों पे ध्यान देते हैं जो पहले से ही क्या है, सक्षम है, तो वो कम समय में ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे और तेजी रफ्तार से क्या हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हमारी हो जाएगी। ये दलील किसने दी थी, सरकार ने दी थी कि पहले से जो सक्षम है अगर उन पर संसाधन खर्च किए जाएंगे, उन पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक व बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्यों पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने अब क्या करा, क्या उच्च गुणवत्ता के बीज इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद से खाद बहुत बढ़िया, जिससे कि क्या हो, कीड़े वीड़े मतलब कि बहुत अच्छे से फसल उगे, कीड़े वीड़े ना लगे। कीटनाशक दवाइयां वगैरह दी, मतलब किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई, और वो भी कैसे, बहुत कम पैसों में, बहुत कम मूल्य में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छे गुणवत्ता के बीज मुहैया कराए, ठीक है, कीटनाशक दवाइयां मुहैया कराई, सिंचाई सुविधा को बेहतर किया, जिससे कि क्या हो सके, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके और जो हमारा खाद्यान्न संकट है वो कम हो जाए और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। समझ में आ रहा है। सरकार ने क्या कहा था हरित क्रांति में, उच्च गुणवत्ता के बीज, जिससे कि कम, मतलब कि अगर उच्च गुणवत्ता के बीज, ऐसे बीजों का उत्पादन करवाए जिससे कि क्या हो, कम पानी में ही वो बहुत ज्यादा उत्पादन करे। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब कि ज्यादा उसमें मेहनत भी ना लगे और उत्पादन भी क्या हो जाए, कम समय में ज्यादा हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, कीटनाशक दवाइयां वगैरह होती नहीं थी, जो कृषि वगैरह होती थी उसको कीड़े वगैरह खा जाते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उपज एक निर्धारित मूल्य पर खरीदा जाएगा, इसकी गारंटी सरकार ने ली। और बहुत से किसान कृषि करना बंद कर देते क्योंकि उनका फसल बिकी नहीं पाती थी, बर्बाद हो जाती थी, इधर उधर हो जाती थी, या फिर उनको अच्छे रेट नहीं मिल पाते थे कि उन सब उत्पादन के। तो सरकार ने क्या करा, एक वादा किया कि हम क्या करेंगे, एक निर्धारित मूल्य पर तुम्हारी चीजों को खरीदेंगे। ठीक है, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा, सरकार खरीदेगी। ठीक है, समझ में आ गया। इस बात की गारंटी किसने ली, सरकार ने ली। समझ में आ गया आप लोग को। हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या थी कि हमारे देश में खाद्यान्न संकट पड़ गया था, हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा था, खासकर अमेरिका पर। अमेरिका ने क्या कहा कि हम तुम्हारी मदद तो करेंगे लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी आर्थिक नीतियों को बदलना पड़ेगा। फिर सरकार ने क्या करा, उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नई रणनीति अपनाई। उस रणनीति में पहले सरकार ने क्या करा कि जो मतलब जो इलाके पिछड़ रहे हैं कृषि के मामले में, खेती के मामले में, जो किसान पिछड़ रहे हैं उनकी सहायता करने की सोची, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर सरकार ने उस नीति को छोड़ दिया, एक नई नीति अपनाई। उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने उनकी सहायता करी जो कि समृद्ध किसान थे और जिनके पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। उससे उन्होंने क्या दलील दी कि अगर हम सक्षम लोगों पर ध्यान देंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, कम समय में वो ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे और हम तेज गति से खाद्यान्न संकट को कम कर पाएंगे और खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, ये बात सरकार ने कही और सरकार ने फिर क्या करा, उनको उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां वगैरह उपलब्ध कराई, सिंचाई सुविधा बढ़िया करी। ठीक है, वो भी बहुत कम पैसों में। ठीक है, और ये वादा भी किया कि हम तुम्हारी चीज को क्या करेंगे, निर्धारित मूल्य में खरीद लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम हरित क्रांति के प्रभाव के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति के क्या क्या प्रभाव हुए, तो प्रभाव कैसे होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव पहले पढ़ेंगे हम। पर पहला पॉइंट हमारा, गेहूं की पैदावार में वृद्धि। क्या हुआ इससे, हरित क्रांति की वजह से, जो सरकार ने इतनी हेल्प करी उससे क्या हुआ, गेहूं की पैदावार में वृद्धि हो गई। मतलब कि अब हमारा जो खाद्यान्न संकट था वो थोड़ा थोड़ा टलने लगा। उसके बाद से क्या था, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हो गए। जो इलाके पहले अच्छे से कृषि वहां पर नहीं हो पाती थी, अब जैसे कि हरियाणा में, पंजाब में, आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा कृषि होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलाके बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए। ठीक है, उसके बाद से नकारात्मक प्रभाव क्या हुए, वामपंथी संगठनों का उदय हो गया और गरीब किसान व बड़े भूस्वामी में अंतर बढ़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, गरीब किसान और गरीब हो गया और जो भूस्वामी थे, जो समृद्ध किसान थे, वो बड़े बड़े भूस्वामी बन गए। ठीक है, क्योंकि सरकार ने उनकी क्या करी थी, सहायता करी थी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को हरित क्रांति के प्रभाव। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक। इसमें से भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ ले जाता है। ठीक है, 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, सॉरी, इसमें क्या होता है कि 6 मार्क्स में क्वेश्चन आप लोग का
पूछ लिया जाता है, 6 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो श्वेत क्रांति क्या थी वो पढ़ लेते हैं। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ की विकास कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? वर्गीज कुरियन। क्या नाम था? वर्गीज कुरियन, जिनको किस नाम से जाना जाता है? जिनको जाना जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। मिल्कमैन ऑफ इंडिया को मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने क्या करा था कि जो सहकारी दुग्ध और विपणन परिसंघ थे, इसके विकास में क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और किसकी शुरुआत करी थी? अमूल की शुरुआत करी थी। ठीक है, किसकी शुरुआत करी थी? अमूल की शुरुआत करी थी। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट है वो है गुजरात के आनंद शहर से सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ से? ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि अमूल जो आंदोलन था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो गुजरात के आनंद शहर से। कहाँ से? गुजरात के आनंद शहर से जो सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन था वो शुरू हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया? किसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वर्गीज कुरियन ने, जिनको किस नाम से जाना जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इसमें गुजरात के 25 लाख उत्पादक जुड़े। जो ये आंदोलन था अमूल आंदोलन, इसमें कितने लोग जुड़े? 25 लाख दूध उत्पादक लोग इसमें जुड़े थे। ठीक है, इस आंदोलन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल नाम का आंदोलन अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल था। ये जो आंदोलन था एक बहुत ही अनूठा आंदोलन था। ठीक है, किसके लिए? विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए और गरीबी को दूर करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। यही जो मॉडल आगे अमूल मॉडल जो था वो क्या हुआ? जैसे जैसे आगे बढ़ा इसी को किस नाम से जाना गया? श्वेत क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? श्वेत क्रांति एक मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जिन्हें जाना जाता है वर्गीज कुरियन, गुजरात के आनंद शहर से उन्होंने क्या करा था? एक आंदोलन शुरू करा था, जिसको कि किस आंदोलन के नाम से जाना गया था? अमूल आंदोलन के नाम से जाना गया था, जिसमें कितने लोग जुड़े थे? 25 लाख लोग जुड़े थे, जो कि किसके लिए हुआ था? ग्रामीण विकास के लिए हुआ था। और इसी को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट में था। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, क्या है? ऑपरेशन फ्लड। इसमें क्या ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी 2 मार्क्स में। चलो, ये उसी से जुड़ा हुआ है, श्वेत क्रांति से ही ये जुड़ा हुआ है। ये मैंने अलग से आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया, वो श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ? ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कब शुरू हुआ? 1970 में शुरू हुआ। किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। जो दूध के उत्पादन करता थे, जो सहकारी दूध उत्पादक जो थे, जो उत्पादन करते थे, और विपणन का मतलब होता है व्यापार। ठीक है, व्यापार करते थे, उनको जोड़ने के लिए एक तंत्र बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। किस कार्यक्रम के द्वारा? ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा, जिसको किस नाम से जाना गया? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? कब? 1970 में। परंतु ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था। ऑपरेशन फ्लड जो था वो केवल डेयरी कार्यक्रम नहीं था। इसमें डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था। इसमें जो डेयरी का जो काम था उसको अपनाया गया था कि जिससे कि क्या होता है? लोगों का विकास होता है। विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। डेयरी की अगर आप मान लो आपके यहाँ पर गाय भैंस है, तो आप दूध निकालते हो, तो आप डेयरी खोल लो, जिससे कि आपको क्या होगा? रोजगार का अवसर मिल जाएगा ना। जिससे कि क्या हुआ था? जो कार्यक्रम चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था, इससे क्या हुआ? रोजगार के अवसर मिले लोगों को। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आमदनी बढ़े
व गरीब दूर हो गई। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया है। इसमें क्या था, आमदनी बढ़ी और गरीबी क्या हो गई, दूर हो गई। इसकी वजह से, ऑपरेशन फ्लड की वजह से क्या हुआ, आमदनी बढ़ी और गरीबी दूर हो गई। उसके बाद से वर्तमान में भी व उस समय भी सहकारी दूध उत्पादकों की संख्या लगातार बढ़ी। उस समय जब ये ऑपरेशन फ्लड हो रहा था, उस समय क्या हुआ, लोगों की जो सहकारी दुग्ध उत्पादक जो थे, उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। डेयरियां पूरे भारत में धीरे धीरे खुलती गई, ठीक है, और संख्या इनकी लगातार बढ़ती गई और महिलाएं भी इसमें भाग ले रही थी। और महिलाओं ने भी क्या करी, सहकारी डेयरियों को खोला। ठीक है, समझ में आ गया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड समझ में आ गया कि 1970 में क्या हुआ था, एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसमें कि क्या हुआ कि सहकारी दूध उत्पादकों के लिए एक राष्ट्रव्यापी तंत्र बनाया गया और उनसे लोगों को जोड़ा गया, जिससे कि क्या हुआ, ये केवल मतलब डेयरी कार्यक्रम से नहीं जुड़ा हुआ था और इसको क्या माना गया, एक विकास के माध्यम के रूप में माना गया, ताकि इससे लोगों को क्या मिला, रोजगार के अवसर मिले और आमदनी बढ़ी, गरीबी दूर हो गई, लाखों लोग इससे जुड़े और महिला भी इसमें शामिल हुई, महिलाओं ने भी डेयरियां खोली। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो का क्या था, सेकंड पार्ट था और यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है और हमारा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बता देना और पीडीएफ की लिंक भी आपको क्या होगा, सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल लर्न विद नसीमा।